देखो अभी 8-10 दिनों को आपको समर वेकेशन मिलेगा 12th में, लेकिन जिस बच्चे, सुन दो पहली मेरी बात को, जो बच्चा 12th में जेन्युइनली है दिल दिमाग शरीर से, जिसको पता है कि वो 12वीं में आ चुका है और जिसको पता है कि अगले ही 8-10 महीने बाद मेरी एग्ज़ाम मेरे सर पे तांडव करेगी, फिर लोग पूछेंगे तेरा हुआ सिलेक्शन की नहीं, फिर आजू बाजू वाले का सिलेक्शन होगा, फिर मेरे मुंह पे थूक देंगे अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मतलब अगर रिजल्ट अच्छा लाना है तो वो सीरियसली सोचेगा कि मैं 12th में हूँ, तो इस समय वो किधर भी नहीं जाएगा घूमने के लिए। वो जो समर वेकेशन में आप लोग चल देते थे गोवा और इधर कश्मीर, ये सब किधर भी नहीं जाने का 12th में। और सुन लो 12th में 10 दिन मिलेगा, जो बैकलॉग लगा पड़ा है उसको सुधारो, जितना सुधार सकते हो उसको सुधार लो, और फालतू फंड कहीं घूमने फिरने नहीं जाना, आज़ादी नहीं मिली है। ये 3 क्वेश्चन बना के दो तो मुझे झटपट से। 1 - 1 2, 0 1 2 और 2 1 -2। सेकेंड नंबर की बात 1 2 -1 -1 0 3 4 1 5। एंड थर्ड नंबर की बात 2 1 2 -2 4 3 1 0 1। ये तीनों डिटर्मिनेंट वैल्यू जरा कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा, एक और क्वेश्चन देता हूं। इफ x इज एन इमेजिनरी रूट, x इज इमेजिनरी रूट ऑफ 1x x x 1x, क्या ये क्वेश्चन हुआ है? x x 1 किसी बैच में तो हुआ है। 1 - x 1 1 1 1 - x 1 1 1 1 - x is equal to 0. Find x to the power 2007 plus x to the power minus 2007. ये दो क्वेश्चन का झटपट से आंसर दो तो फिर आगे की पढ़ा सकूं मैं, पर आगे पढ़ाने के लिए कम से कम इतना तो मैं श्योर हो जाऊं कि आपको आता है इतना। पहले का आंसर -18, पहले का आंसर -18। 1 - 1 2 0 1, हाँ ठीक है 12 -12। दूसरे का 32, सही है। तीसरे का हाँ ये भी ठीक है। इसका, इसको सॉल्व करोगे x के बदले आएगा -ओमेगा आएगा। अरे पूरा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ये पूरा करने के बाद जो हमको एक इक्वेशन मिलता है वो ऐसा मिलता है, x² - x + 1 = 0। मालूम क्या? इसको पूरा करने के बाद ऐसा इक्वेशन मिलेगा और इससे x की वैल्यू है -ओमेगा। तो अगर -ओमेगा का पावर 2007 किया जाए और प्लस -ओमेगा का पावर 1 - ओमेगा का पावर 2007 किया जाए, ऑड पावर है नेगेटिव वैल्यू देगा। ओमेगा का पावर 2007, ओमेगा का पावर 2007 कितना हो जाएगा? 2007। ये 3 से डिविजिबल नंबर है क्या? और प्लस ये भी -1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। -1 और -1/1 -2, ये आंसर हो गया। x³ + 1 बनेगी। x³ + 1 = 0, ये वाली इक्वेशन बन रही है। तब तो इसका रूट ओमेगा है। अच्छा, हाँ ठीक है। इसका रूट है -ओमेगा। अरे इसी का एक फैक्टर वो था जी जो मैंने लिखा था, वो भी गलत नहीं था। इसको क्या लिखेंगे? x + 1 टाइम्स ऑफ x² - x + 1 = 0, यही लिखेंगे इसको। तो x + 1 तो के वजह से जो रूट आएगा वो है -1, तो -1 तो रियल रूट हो गया, जबकि हमको बोला क्या गया x इमेजिनरी रूट, तो इमेजिनरी रूट तो इसी से आएगा और इससे इमेजिनरी रूट -ओमेगा आएगा।
चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज का लेक्चर अभी से शुरू होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। 8 प्रॉपर्टी बताऊंगा, पर ये बहुत काम का है। पहले मुझे ये बताओ कि ये सब क्वेश्चन किस किस से बन गया। पहला सवाल किस किस का सही है, मतलब आपको डिटर्मिनेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों किस किस का सही है। ये तीनों तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है डिटर्मिनेंट पढ़ने का नहीं, फिर आगे यहीं से इसको तकलिया कर दो। ये वाला भी बना। चलो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी एकदम सीक्वेंस के साथ। पहली प्रॉपर्टी, मान लो किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो के एलिमेंट्स, डिटर्मिनेंट का कोई एक रो का सभी एलिमेंट्स 0 हो जाए, या फिर कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इफ all elements of any row or column are 0, then determinant value is equal to 0। जैसे एग्जांपल के लिए देखो 0 0 0 A B C D E F, इसकी वैल्यू 0 ही होगी। मान लो कि मैंने इस बार A 0 B C 0 D E 0 F किया, इसके तीनों कॉलम सेकंड कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, अगर डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लिया जाए तो उससे डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं बदलता। डिटर्मिनेंट का अगर आप ट्रांसपोज ले लोगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं बदलता। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा ट्रांसपोज। ये बात अभी एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। देखो डेल्टा मान लो कि A B C D E F और G H I, तो डेल्टा डैश क्या हो जाएगा? नहीं पता है ना आपको? किसी ने बताया नहीं ना कभी कि डेल्टा ट्रांसपोज कैसे निकाले जाते हैं? कैसे? A B C D E F G H I। अच्छा, डिटर्मिनेंट का शॉर्टकट मेथड पता है आपको? तो ये क्या हो जाएगा? A E I। क्या हो जाएगा ये जो बनेगा वो बनेगा A E I। क्या यहाँ भी A E I बन रहा है? एक एक एलिमेंट मैच हो गया, प्लस B F G। पर देखो क्या ये G F भी आ रहा है? अरे बुढ़बा, A E I, यहाँ भी A E I बनेगा, अब प्लस बनेगा यहाँ D H C, A E I फिर B F G। तो देखो तो यहाँ तो B F G का मतलब, जब लिख ही देता हूँ यार, क्या आप लोगों का दिमाग उतना चले A E I प्लस बोलो B F G प्लस बोलो C D H। ठीक है, ये तीन पहले उससे मिला लेते हैं। नहीं इसको पूरे ही लिख लो, माइनस वाला बोलो क्या होगा? GEC माइनस HFA माइनस IBD। ठीक है, अभी ये चीज इसके इक्वल देखते हैं। क्या AEI है ना? क्या DHC है? DHC है या? उसके बाद देखो क्या GFB है? GFB है कि नहीं? अब इसके बाद माइनस बोलो CEG है क्या? बोलो FHA है क्या? बोलो IBD है क्या? तो ये वाली वैल्यू दोनों क्या हुई? सेम। तो मतलब डिटर्मिनेंट में अगर ट्रांसपोज लगा दिया जाए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं बदलता। क्या बोलोगे? डिटर्मिनेंट वैल्यू ट्रांसपोज लगाने पे डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं बदलता। याद रखोगे बात को? अगर याद नहीं रखे तो ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस नहीं है, पर याद रखना ज़्यादा आसान है। प्रॉपर्टी 3,
प्रॉपर्टी 3 में ऐसी बात है कि अगर कभी किसी रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज की गई हो, बोलो, रो 1 को रो 3 से या रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज की गई हो, क्या की गई हो, या फिर किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर दी गई हो, क्या की गई हो, तो उस केस में डिटर्मिनेंट वैल्यू नेगेटिव ऑफ डेल्टा होता है। मान लो कि पहले डिटर्मिनेंट 5 था, तो अब डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा, -5। मतलब रो इंटरचेंज करने या कॉलम इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, बोल के बताओ, बोलो, रो इंटरचेंज करने या कॉलम इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाता है। अगर रो और कॉलम को, रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज नहीं, रो को कॉलम, कॉलम को रो नहीं बनाना, रो को किसी दूसरे रो से बदल दिए, इंटरचेंज कर दिए, कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर दिए, तब फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इफ एनी टू रोज or to column are interchange, एग्जाम्पल के लिए ith रो इज इंटरचेंज विद jth रो और ith कॉलम इज इंटरचेंज विद jth कॉलम, ऐसे लिखी जाती बात। देन डेल्टा न्यू जो होगा वो डेल्टा ओल्ड का नेगेटिव बन जाएगा। न्यू डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा ओल्ड का नेगेटिव। बात समझे मेरी बात को, नहीं समझे, अरे समझे क्या, अरे हाँ या ना तो बोलो यार, बोल। चलो एक्सप्लेनेशन, इस बात को ऐसे यकीन नहीं करने का, यकीन करने के लिए इस्तेमाल जरूरी है। मान लीजिए डेल्टा जो है अपना ABC है, क्या है, ABC DEF GHI। मैंने, अब आप बताओ कि रो को इंटरचेंज करना चाहते हो कॉलम को, किसको, कॉलम को। एक काम करते, डेल्टा न्यू बनाते, एक चीज अप्लाई करने के, रो 1 इंटरचेंज विद रो 2, ये अप्लाई करके डेल्टा न्यू बनाते। तो न्यू डेल्टा क्या होगा बाबू, DEF ABC और GHI। देखो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, दिख रहा है, ऐसे कैसे दिख जाएगा नेगेटिव, नहीं है, नहीं है, अबे नेगेटिव है। उसके लिए आपको समर वेकेशन पे जाना पड़ेगा, जाओगे। देखो अभी 8-10 दिनों को आपको समर वेकेशन मिलेगा 12th में, लेकिन जिस बच्चे, सुन दो पहले मेरी बात को, जो बच्चा 12th में जेन्युइनली है, दिल दिमाग शरीर से, जिसको पता है कि वो 12वीं में आ चुका है, अब वो छोटा बच्चा नहीं है कि नंगे घूम जाएगा कहीं भी, और जिसको पता है कि अगले ही 8-10 महीने बाद मेरी एग्ज़ाम मेरे सर पे तांडव करेगी, फिर लोग पूछेंगे तेरा हुआ सिलेक्शन की नहीं, फिर आजू बाजू वाले का सिलेक्शन होगा, फिर मेरे मुंह पे थूक देंगे अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मतलब अगर रिजल्ट अच्छा लाना है तो वो सीरियसली सोचेगा कि मैं 12th में हूँ, तो इस समय वो कहीं पहलगाम कश्मीर नहीं जाएगा मरने के लिए, वो किधर भी नहीं जाएगा घूमने के लिए। वो जो समर वेकेशन में आप लोग चल देते थे गोवा और इधर कश्मीर, ये सब किधर भी नहीं जाने का 12th में। और सुन लो, 12th में 10 दिन मिलेगा, जो बैकलॉग लगा पड़ा है उसको सुधारो, जितना सुधार सकते हो उसको सुधार लो, और फालतू फंड कहीं घूमने फिरने नहीं जाना, आज़ादी नहीं मिली है। और आप लड़कियां लोग ध्यान से सुनो, कुछ ही समय बाद वो शुरू होगा, गरबा करने मत चले जाना, पढ़ने का टाइम है। 11th में गरबा कर लिए, 12th के टाइम पर कोई गरबा गुरबी नहीं। अरे हनुमान जी देखो इधर, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाते, गरबा करेंगे बड़े आए। इसकी वैल्यू देखो चाचा, इसका वैल्यू देखो क्या हो जाएगा ये। अच्छा इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी वहां लिखी हुई है ना, फिर बस हमको डेल्टा न्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखो डेल्टा न्यू ही निकालते,
डेल्टा न्यू क्या हो जाएगा, dBi, क्या हो जाएगा, dBi प्लस क्या हो जाएगा, GEC प्लस फा। ठीक है, माइनस क्या हो गया सर, BFG माइनस क्या होगा, HDC माइनस क्या होगा, IAE। ध्यान से देखो तो ये तीन टर्म यहां नेगेटिव के साथ लिखे हैं, जो वहां पॉजिटिव के साथ लिखे हैं। तुम देखो तो, अरे जो यहां प्लस के साथ लिखा है वहां माइनस के साथ लिखा है, और जो यहां माइनस के साथ लिखा है वहां प्लस के साथ लिखा है। इसका मतलब समझे गुरु, इसका नहीं समझे, समझाता हूं ना मैं। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे का नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। मतलब डेल्टा न्यू जो है वो डेल्टा वोल्ट का क्या हुआ, इसी की नेगेटिव वैल्यू वहां लिखी हुई है, तो ये हुआ नेगेटिव ऑफ डेल्टा न्यू, सॉरी डेल्टा वोल्ट। इसका मतलब ये बात साबित हो गई कि किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज करने पर, क्या करने पर, इंटरचेंज करने पर, या किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, पुराने डिटर्मिनेंट का नेगेटिव। मान लो पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू 10 आ रहा था और इंटरचेंज कर दिया, तब जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, -10। समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे ये भी पता चल जाता है कि अगर कोई दो रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल हुआ, दो रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल हुआ, तो उन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। क्या बोलते हो? लेकिन इंटरचेंज करने के बाद डिटरमिनेंट तो सेम ही रहने वाला है। तो ऐसा कौन सा डिटरमिनेंट वैल्यू होता है जिसका नेगेटिव होने पर भी सेम ही रहता है? वो कौन सा नंबर है जिसका नेगेटिव खुद के इक्वल है? वो नंबर 0 है। इसका मतलब अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शनल है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, 0। अगर डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो, तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 4। बोलता तक नहीं है यार ये लोग, कैसा जाहिल बच्चा मिला है, बोलते काहे नहीं हो, अपने में लगे पड़े रहते। बोलो मेरे साथ जो जो लिख रहा हूं, इफ एनी टू रोज, बोलो, और टू कॉलम आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, देन डेल्टा इज इक्वल टू 0। मान लो एग्जाम्पल के लिए डेल्टा इज इक्वल टू ABC DEF। मान लो पहला रो और दूसरा रो आपस में क्या है, इक्वल है। क्या है वो, आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसको MA MB MC कर देता हूं, तो क्या मैं सेकेंड रो से M कॉमन निकाल सकता हूं? तो अब इस केस में ये प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये हो जाएगा सेकेंड रो से M कॉमन निकालने के बाद ABC DEF। सोचो, रो 1 इंटरचेंज कर दिया रो 2 के साथ, तो डेल्टा न्यू किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ डेल्टा वोल्ट के, और ये किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा न्यू के, क्योंकि इंटरचेंज करने के बाद भी कोई फर्क, जैसा डेल्टा न्यू नहीं दे, डेल्टा ओल्ड, क्योंकि इंटरचेंज कर देने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब माइनस डेल्टा ओल्ड और डेल्टा ओल्ड दोनों सेम है। इसका मतलब डेल्टा ओल्ड क्या है, इट्स इम्प्लाइज दैट डेल्टा ओल्ड की वैल्यू क्या हुई, जो कि डेल्टा थी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जब भी दो रो या दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल या आइडेंटिकल होंगे, वैल्यू क्या आएगा, 0। दो रो या दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल या फिर आइडेंटिकल होंगे, वैल्यू क्या आएगा, बोल के बताओ,
दिमाग में फिट करो ये बात को, सही समय पे क्लिक नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। पूरा चैप्टर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बेस्ड ही है, और प्रॉपर्टी ठीक से फिट नहीं हुआ, याद नहीं हुआ, सही समय पे क्लिक नहीं हुआ तो क्वेश्चन बनने से रहा। फिर एकदम घटिया क्वेश्चन कोई और बनाएगा, आपसे नहीं बनेगा। बोल के बताओ क्या क्या लिखा है वो प्रॉपर्टी में। कोई दो रो या कोई दो कॉलम, क्या अगर आइडेंटिकल या इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो तो उस केस में डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 पाए जाएंगे, 0 पाए जाएंगे। वो प्रॉपर्टी भी लिख ही देता हूं। इफ डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई देन के डेल्टा, कोई एक रो में के मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम में, यहां लिख देता हूं के डेल्टा के लिए के किसी एक रो और एक कॉलम में मल्टीप्लाई होंगे। मैट्रिक्स जैसा नहीं होगा। तो उस केस में के डेल्टा जो है वो हो जाएगा के ए के बी के सी के यो डी ई एफ जी एच आई। इसी के इक्वल ये भी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। चाहो तो आप इसे थर्ड कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर दो, के सी के एफ के आई हो जाएगा। लेकिन जो करोगे किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे। 6th प्रॉपर्टी सुन के लिखना है। अब पहले हिंदी में मतलब समझ लो। मान लो किसी रो के सभी 3 एलिमेंट्स सम ऑफ 2 एलिमेंट्स के फैक्टर पे हो, मतलब टर्म्स पे हो, यानी दो टर्म्स का सम करके एक एलिमेंट बन रहा है। तो अब अगर ऐसा हो कि किसी एक रो के सभी एलिमेंट सम ऑफ 2 टर्म्स हो, तो देन फिर हम उस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स पे लिख सकते हैं। लिखो इस बात को, if all the elements of any row oblique column, all the elements of any row oblique column are sum of 2 terms, then delta can be expressed as then delta can be expressed as sum of 2 delta, sum of 2 determinants, और उसका उल्टा भी सही है, एंड वाइस वर्सा। ये वाइस वर्सा वर्ड, इसका उल्टा कैसे सही है, ये चीज अब जब समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब बताएंगे। सो मेनी डिटर्मिनेंट का सम अगर है तो उसको एक डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया जाता है विद फ्यू कंडीशन। पर पहले आप इस प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन देखो कि ये कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है कि अगर डेल्टा मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, नहीं, इसका फर्स्ट रो का एलिमेंट्स को मैं सम ऑफ 2 टर्म्स लिखता हूं।
अरे इसको कैसे पास कर दिया? देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स जो है वो सम ऑफ टू टर्म्स है, ए और एक्स, बी और वाई और सी एंड जेड, ये है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं और वो ऐसा होता है। पहला डिटर्मिनेंट ए बी सी, फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा ए बी सी और ये कॉमन, ये सेम रहेगा डी ई एफ जी एच आई। और ये भी, और सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट बन जाएगा एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड। और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड रो सेम रहेगा डी ई एफ जी एच आई। मतलब सेकेंड रो थर्ड रो को सेम रखते हुए डिटर्मिनेंट को ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अगर कोई रो के सभी एलिमेंट्स सम ऑफ टू टर्म्स हो तो डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसका एग्जांपल से समझ लो, मैंने 5 3 3 1 2 3 4 5 6 किया। ज़रा इसका वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना और मैं इसको 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे किया। अब प्लस 4 1 0 1 2 3 4 5 6 किया। देखो इस 5 को मैं 1 + 4 स्प्लिट कर सकता हूँ, तो 1 पहले डिटर्मिनेंट में यूज किया और 4 दूसरे में। इस 3 को मैं 2 + 1 स्प्लिट कर सकता हूँ, तो 2 इसमें यूज किया और 1 उसमें यूज किया। और इस 3 को 3 + 0 स्प्लिट कर सकता हूँ, तो 3 इधर यूज किया, 0 इधर यूज किया। बाकी 1 2 3 1 2 3 सब में है, 4 5 6 4 5 6 सब में है। जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी ही वैल्यू उसकी भी आएगी, क्योंकि ये 0 है। 1 2 3 1 2 3 दो रो आइडेंटिकल हो गए, इसके डिटर्मिनेंट 0 होगी और उसकी वैल्यू जितनी आएगी उतनी ही इसकी भी आएगी। कैलकुलेट करके देख लो, करके देख लो। 4 टाइम्स अब ये 12 - 15 - 3 तो -12 हो जाएगा। और 1 टाइम्स अब ये 5 - 8 तो -3 तो +8 हो जाएगा, -9 आएगा। आया क्या आप लोगों को? क्या आया? अरे इतना आलसी कैसे हो भाई, करो ना। मुंह में चश्मा घुसेड़ रहे हो। मैं काम दे रहा हूं बच्चों को करने के लिए, चश्मा डाल के बैठा है। ये कोई हरकत हुआ क्लास का? करिए कैलकुलेशन। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही? इसकी कितनी आ रही और इसकी कितनी आ रही? -6। तो 2 स्प्लिट कर सकते हैं। आपने नहीं किया ना, मतलब अंत तक नहीं ही करोगे तुम। अच्छा महाभारत काल नहीं चल रहा है, वरना इस हरकत पर चीर हरण होना बनता है। इतना लेजी कैसे हो सकता है भाई कोई बच्चा? प्रॉपर्टी 4 नहीं होगा, ये तो 6 होगा ना। प्रॉपर्टी 7, अगर किसी मतलब ये अपना डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स एपी में हो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। हैं? ये वाला पता है कैसे? मैट्रिक्स में लिखवाया था। डिटर्मिनेंट का अगर एलिमेंट्स एपी में हो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। लिख लो ये बात, नहीं फिर से लिखो। If elements of determinant are in AP, then delta is equal to 0.
एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इन AP, देन डेल्टा इज इक्वल टू 0। समझ लो भैया, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, ए प्लस 7D, ए प्लस 8D, ये 0 होगा AP में गया तो। प्रॉपर्टी 8 भी लिखो। Let delta x is equal to determinant of x, and if delta of alpha is equal to 0, then x minus alpha is the factor of determinant। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है। अगर x के बदले कहीं 2 या 3 या अल्फा डालने पर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आता है तो x माइनस अल्फा क्या होगा? फैक्टर होगा। ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है, ये भी एक प्रॉपर्टी लिख लो। आज के लिए आज की सभा में इतना ही ज्ञान देंगे।